वेलकम फ्रेंड्स। फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आज वीडियो लाए हैं आर्टिकल 15 एंड 16 के ऊपर। और इसी के साथ में हम जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि एडिशनल 10% रिजर्वेशन देता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, उसको हम देखते हैं उसमें क्या प्रोविजन थे, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील किया गया। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, मतलब प्रोहिबिशन को रोकता है। ये राइट टू इक्वलिटी का एक तरह से पार्ट है। आर्टिकल 15(1) एंड 2 इक्वलिटी बिफोर लॉ को रिप्रेजेंट करता है, एंड आर्टिकल 15 प्रोविजन 3, 4, 5 एंड 6 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं। ओके, हम आर्टिकल 15(1) को देख लेते हैं। आर्टिकल 15(1) क्या बोलता है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए, इसमें तीन चीज़ें हैं। पहला, स्टेट के अगेंस्ट ही राइट्स अवेलेबल है। सेकंड, एनी सिटीजन, ये राइट सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, न कि फॉरेनर्स को या लीगल एंटिटीज़ को। तीसरा, ओनली जो कि ग्राउंड्स मेंशन्ड है उन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, उनके अलावा कोई ग्राउंड है तो उस पर हो सकता है। ओके, अब आर्टिकल 15(2) वो क्या बोलता है? नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विद रिगार्ड टू, मतलब जो अभी फॉलोइंग ए एंड बी हम पढ़ेंगे उनके लिए कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। जैसे एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, और बी यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन बाय गवर्नमेंट और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक। देखिए, जब हमारी आज़ादी हुई थी तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसी प्रथाएं चल रही थी कि ये वाला समाज कुएं से पानी नहीं ले सकता, ये मंदिर में नहीं जा सकता, ये होटल में नहीं घुस सकता। तो इस तरह की डिससिमिलरिटीज़ को दूर करने के लिए ये प्रोविज़न आया था। तो ये जो आर्टिकल 15 प्रोविज़न 2 है, ये स्टेट के अगेंस्ट भी अवेलेबल है एंड सिटीजन के अगेंस्ट भी, मतलब स्टेट भी मना नहीं कर सकता और कोई दूसरा सिटीजन भी किसी और सिटीजन को मना नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 के प्रोविजन 1 एंड 2 में जो राइट दिए गए हैं, जो प्रोहिबिशन किया गया है डिस्क्रिमिनेशन को, उसके 4 एक्सेप्शन हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है? वो है अंडर आर्टिकल 15 प्रोविजन 3, स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्टेट वुमेन एंड चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, जैसे कि वुमेन को लोकल बॉडीज़ में 33% सीट्स का रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो आर्टिकल 15 के प्रोविजन 3 में कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। सेकंड एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 प्रोविजो 4। ये क्या बोलता है? ये परमिट करता है स्टेट को कि जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे कि SC ST एंड अदर्स, उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। तो फॉर एग्जांपल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फीस कंसेशन इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग फाइनेंशियल एड फ्रॉम द स्टेट, मतलब SC ST के लिए जो सीट्स रिजर्व करी जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिनको गवर्नमेंट से सहायता मिलती है, उन सब में गवर्नमेंट रिजर्वेशन कर सकती है इनकी सीट के लिए और कम फीस भी चार्ज कर सकती है। तो ये जस्टिफिकेशन कहाँ से है? आर्टिकल 15 प्रोविजो 4 से रिजर्वेशन का रूल्स या लॉज वैलिड है। आर्टिकल 15 प्रोविजो 5, ये क्या बोलता है? ये स्टेट को फिर से एम्पावर करता है स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए विद रिगार्ड टू देयर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें और आर्टिकल 15 प्रोविजो 4 एंड प्रोविजो 5 में क्या फ़र्क है? प्रोविजो 4 में तो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन था, और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इनको वित्तीय सहायता मिलती है सरकार से, सिर्फ उन्हीं में रिजर्वेशन की बात थी। आर्टिकल 15 प्रोविजो 5 क्या बोलता है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं SC ST को या भी जो भी सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज हैं, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनमें अभी भी रिजर्वेशन आप किसी और को नहीं दे सकते। और ये प्रोविजो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 प्रोविजो 6, जो कि अभी आया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अप टू 10% रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो भी इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में,
माइनर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी आप अप टू 10% रिजर्वेशन दे सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए क्या क्राइटेरिया थे, उनमें से एक क्राइटेरिया भी है कि उनकी ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। और इसके लिए फैमिली की डेफिनेशन क्या है, फैमिली की डेफिनेशन ये है कि वो पर्सन जिसको रिजर्वेशन चाहिए वो उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग जो कि 18 साल से कम के हैं, उसके स्पाउस और उसके चिल्ड्रन जो 18 साल से कम के हैं, ये उसकी फैमिली कंसिडर होगी। अब हम आते हैं आर्टिकल 16 के लिए, जो क्या बोलता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 प्रोविजो 1 प्रोविजन में बोलता है कि स्टेट अपने अंडर जो भी अपॉइंटमेंट्स देगा, एम्प्लॉयमेंट्स देगा, उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऑल सिटीजन्स को। ठीक है। आर्टिकल 16 प्रोविजन 2 क्या बोलता है कि स्टेट जब भी अपने अंडर एम्प्लॉयमेंट देगा तो सिर्फ इन ग्राउंड पे, कौन से ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, सिर्फ इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इनके अलावा और कोई ग्राउंड है तो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, बट ये ग्राउंड्स के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 16 प्रोविजन 1 एंड प्रोविजन 2 है, इनके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब उन्हें फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, फर्स्ट एक्सेप्शन में ही पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि रेजिडेंस के बेसिस पे किसी सेक्शन के एडवांसमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट में कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। अब इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है पूरे इंडिया में, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। वहाँ के सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेटस को देखते हुए वहाँ के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रेजिडेंस को प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसे कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 प्रोविजो 4। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विस। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई अगर कोई भी बैकवर्ड क्लास है जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो स्टेट अपॉइंटमेंट में उनको रिजर्वेशन दे सकता है। तो भैया यहाँ से आ गया रिजर्वेशन का प्रोविजन, एम्प्लॉयमेंट में स्टेट रिजर्वेशन दे सकता है बैकवर्ड क्लासेस को। अब आर्टिकल 16(4) में है तो इसका क्या मतलब है, फंडामेंटल राइट है? नहीं, इसका लैंग्वेज क्या है, इसका लैंग्वेज है स्टेट कैन प्रोवाइड, मतलब ये स्टेट को एम्पावर किया है। स्टेट चाहे तो ऐसा प्रोविजन बना सकती है रिजर्वेशन के, बट इंडिविजुअल को ये फंडामेंटल राइट नहीं है। वो ये नहीं बोल सकता कि मेरा फंडामेंटल राइट है, आप मुझे रिजर्वेशन दो ही दो। नहीं, ये स्टेट एम्पावरमेंट है, स्टेट उनके लिए लॉ बना सकता है। अब एक बहुत ही फेमस जजमेंट था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। 9 जजेस की बेंच थी, उसमें क्या हुआ था, कुछ रिजर्वेशंस लाने की बात की गई थी, जैसे कि जो ओबीसी को है उसको 27% रिजर्वेशन देने की बात थी, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी 10% रिजर्वेशन देने की बात की थी, जो कि अभी 2019 में फिर से आया है। तो अब हम देख लेते हैं उस जजमेंट में क्या क्या हुआ था। उस जजमेंट में क्या हुआ था, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 5 कंडीशंस ले आउट करी थी, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी को उन 5 कंडीशन को फॉलो करना है तो वो लीगल है, अगर फॉलो नहीं किया तो वो लीगल नहीं है। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है कि जिस भी बैकवर्ड क्लास को आप रिजर्वेशन देने चाह रहे हैं वो बैकवर्ड क्लास शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ओके, सेकेंड, that class should not be adequately represented in employment. Third, overall reservation shall not exceed 50%. Fourth, creamy layer concept should be applied to OBC. Fifth, reservation policies should not unduly affect the efficiency of administration. तो 5 कंडीशंस थी, अगर गवर्नमेंट कोई रिजर्वेशन पॉलिसी लाती है, इनको फॉलो करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, नहीं तो फिर इन 5 पॉइंट्स की कसौटी पे उनको खरा उतारेंगे, खरा नहीं उतरा तो उनको सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। ओके, अब इसी में और रूलिंग आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 16(4) सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन देने की बात करता है, मतलब एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन की बात करता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात नहीं करता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST को जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ओके, अदर पॉइंट क्या था इस जजमेंट में,
नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 10% रिजर्वेशन लेके आई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जनरल कैटेगरी के। तो क्राइटेरिया क्या था, सिर्फ दोज आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसलिए उनको 10% रिजर्वेशन दो। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उसको वैलिड किया कि इनवैलिड किया? ऑब्वियसली इनवैलिड किया, तभी तो 2019 में फिर से वही रिजर्वेशन की बात आई। अब इनवैलिड किस ग्राउंड पे किया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस बोलता है, ठीक है। दूसरा, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी ला रहे थे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू लाई थी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। उस टाइम पे उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाया गया, तो ये भी रीज़न था। अदरवाइज हो सकता है कि गवर्नमेंट का स्टैंड स्ट्रांग होता, ठीक है। अब इसी जजमेंट में और क्या पॉइंट था, जो कि ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन लाया गया था, उसको सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। यस, इट इज़ लीगल। एक और पॉइंट इस रूलिंग का ये था कि जो भी कैरी फॉरवर्ड रूल है, मतलब मान लीजिए कि रिजर्वेशन है, करंट ईयर में इतनी सीट फुलफिल होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई, तो जो भी बाद खाली बच गई वो नेक्स्ट ईयर फुलफिल की जाएंगी। तो उसकी वजह से ओवरऑल रिजर्वेशन 50% लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने बोल दिया था। अब ये जो हमने अभी समझा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट ने फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के ओवरराइड किया है, और किस तरह से 2019 में जब ये 10% रिजर्वेशन लाए हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो क्या ऐसा क्या वो लेकर आए कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया गया। तो आगे हम देखते हैं। आर्टिकल 16 प्रोविजन 4A, ये क्या बोलता है? ये फिर से लेके आ गया। क्या लेके आ गया? रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि इंदिरा साहनी ने डाउन प्ले कर दिया था कि नहीं, अलाउड नहीं है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसको लाया गया कि यस, एससी एंड एसटी को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा उनके सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के वजह से। साथ ही इसमें कंसिक्वेशनल सीनियरिटी को भी परमिट किया गया। अब ये क्या होता है कंसिक्वेशनल सीनियरिटी? मान लीजिए कोई पर्सन रिजर्वेशन की वजह से किसी और पर्सन का सीनियर बन गया जो कि पहले उससे सीनियर था, तो अब रिजर्वेशन की वजह से सीनियर बना है तो भी उसकी सीनियरिटी मेंटेन रहेगी, ओके। अब आर्टिकल 16 प्रोविजन 4B, अब ये फिर से इंदिरा साहनी के एक जजमेंट के अगेंस्ट आया है, जब इंदिरा साहनी ने बोला कि जो 50% का रूल है वो कैरी फॉरवर्ड रूल भी 50% लिमिट को ब्रीच नहीं कर सकता। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या लेके आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई है कि कैरी फॉरवर्ड रूल की वजह से अगर 50% की लिमिट ब्रीच हो रही है तो वो सही है, वो इनवैलिड नहीं है, ओके। अब आर्टिकल 16 प्रोविजन 5 ये क्या बोलता है कि a law can provide that incumbent of an office related to religious or denominational institution or a member of its governing body should belong to particular religion or denomination। किसी पर्टिकुलर रिलीजियस और डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन में किसी मेंबर या गवर्निंग बॉडी भी उसी पर्टिकुलर रिलीजन या डिनोमिनेशन से लाएंगे, ठीक है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। अब है सबसे मेन आर्टिकल 16 प्रोविजन 6, जो क्या बोलता है, ये एडिशनल अप टू 10% रिजर्वेशन देता है इन गवर्नमेंट जॉब्स इन अपॉइंटमेंट और पोस्ट ऑफ अंडर स्टेट, ओके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स को। अब ये जो 10% है ये ओवर एंड अबव 50% है। अभी तक की क्या लिमिट थी, 50%। उसमें क्या है, 15% SC, 7% ST, 27% OBC, 49% होता था। अब ये अप टू 10% और आ गया, 59% हो जाएगा, ओके। ये लाया गया था प्रोविजो, आर्टिकल 16 का प्रोविजो 6 लाया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 14 जनवरी 2019 से एप्लीकेबल हो गया। अब हम इसमें देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट किस तरह से जजमेंट आए थे। पहली बात, इसमें सिर्फ 5 जज बेंच ने रूलिंग दी है। जो इंदिरा साहनी का था वहाँ पे 9 जजेस बेंच ने दिया था। अब क्या क्या इशू आ सकते थे इसमें और उनको किस तरह से रिजोल्व किया गया, उनको हम देख लेते हैं एक एक करके। पहला है रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इंदिरा साहनी जजमेंट में बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे कहीं भी रिजर्वेशन नहीं लिखा है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बारे में के बेसिस पे रिजर्वेशन के लिए लिखा है, ओके। अब यहाँ पे जजमेंट में क्या दिया गया, उन्होंने जजमेंट में ये दिया गया, ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे रिजर्वेशन को नहीं बोला गया, बट मना भी तो नहीं किया।
कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी बार नहीं किया है कि आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। दूसरा, इक्वलिटी इंश्योर करने के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जरूरी है वीकर सेक्शंस का। अगर आप सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए किसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को सपोर्ट दे रहे हैं ताकि वो भी ऊपर उठ के आ सके, ठीक है, दिस इज एन अफर्मेटिव एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या आया था, स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन टू प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन। अब आर्टिकल 15 में क्या बोला था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देंगे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी अप्लीकेबल होगा। फिर उसको क्वेश्चन किया कि प्राइवेट में क्यों किया, तो अब यहाँ पे जजमेंट में क्या आया कि देखिए क्वालिटी एजुकेशन लेना सभी का राइट है, ओके। अब कुछ पर्सन रिजर्वेशन की वजह से क्वालिटी एजुकेशन पा लेते हैं, कुछ लोग पैसे की वजह से पा लेते हैं क्योंकि वो इतना फाइनेंशियली कैपेबल है। बट जो फाइनेंशियली इनकेपेबल है, इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन है, उनके पास कुछ नहीं, रिजर्वेशन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस बेसिस पे जस्टिफाई किया गया कि यस, प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में भी गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन को। थर्ड क्वेश्चन क्या आया था कि भैया ये जो एडिशनल 10% रिजर्वेशन दे रहे हो आप, इसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, एसटी, एससी, इन सबको तो एक्सक्लूड कर दिया आपने, तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब इसमें जजमेंट में क्या है कि नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऑलरेडी ही सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजंस हैं तो सही, उनके द्वारा उनका इक्वलिटी इंश्योर किया जा रहा है। अब ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, इसमें भी अगर उन सबको इंक्लूड कर देंगे तो फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहाँ जाएगी। तो इस ग्राउंड पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही रिजर्वेशन देना है इस प्रोविज़न में, उसको भी लीगल बताया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि भैया जो 15% वाली लिमिट है रिजर्वेशन की वो ब्रीच हो रही है, 60% तक जा रही है, कैसे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं 50% रिजर्वेशन की लिमिट आई कहाँ से, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। इंदिरा सानी जजमेंट 1992 में ही ये किया गया था कि 50% लिमिट होगी अनलेस इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो अब जजमेंट में क्या बोला गया कि ये 50% लिमिट कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सैंक्रोसेंट नहीं है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा है, और उसमें भी बोला गया था जजमेंट में कि जरूरत पड़ने पे इसको बढ़ाया जा सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में। अब यहाँ पे जरूरत है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या इसके फेवर में बोला गया, जो 50% लिमिट को ब्रीच कर रहा है, ये बोला गया कि जो 50% लिमिट बोली थी वो रिजर्वेशन के लिए बोली गई थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस के ग्राउंड पे। यहाँ तो हम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के ग्राउंड पे रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ऑलरेडी ये उस 50% लिमिट के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें आए। तीसरा क्या पॉइंट दिया गया इसमें कि स्टेट एक अफर्मेटिव एक्शन ले रहा है किसी डाउनवर्ड सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, ओके। तो ये सब क्वेश्चंस को एड्रेस करने के बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड डिक्लेयर किया और इंडिया में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को एडिशनल 10% रिजर्वेशन मिल गया। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।